फ्रेंड्स, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार स्टेट 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, जिसमें सोशल साइंस का जो पार्ट आता है वो 100 नंबर का रहता है। वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा। चलिए आज उसका दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, उसका दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास को पूरी अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा पूरा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे के क्लास आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था जहाज़ को फ्रेंड? ये बनाया था पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली क्या करते थे? भ्रमण करते थे पूरा देश समुद्र के रास्ते से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और वो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाया था 1608 में। 1608 में खोला था सूरत में। ठीक है, इन सबको भी देख लेते हैं फ्रेंड। 1498 में पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली आया था और अपनी फैक्ट्री खोली थी उसने कोचीन में। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। 1664 में आया था फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आया था और उसने अपनी फैक्ट्री सूरत में खोली थी। 1602 ईस्वी में आया था डच, और उसने अपनी फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जिसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी फ्रेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में कंपनी की स्थापना हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1608 में सूरत में उसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तमासा अंतरिप द केप ऑफ गुड होप किसने खोजी थी ये वाली? तो ये खोजा था बार्थोलोमियो डियाज, इसने खोजा था। उत्तमासा अंतरिप है फ्रेंड ये दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी भाग, उसे हम कहते हैं इसको हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका का भाग है ये। ठीक है, और इसको खोजा था बार्थोलोमियो डियाज ने। इसकी कब खोजा था फ्रेंड? 1478 में, जब वास्को डिगामा भारत आया नहीं था उसके पहले ही एक केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई थी। ठीक है, उसी के रास्ते से वास्को डिगामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस किसकी रचना है फ्रेंड? तो ये है थॉमस पेन की। थॉमस पेन की रचना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उसकी क्या थी इम्पोर्टेंस? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1688 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 1688 में। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटेन संसद है उसको सारी शक्ति मिल गई थी और राजा नाम मात्र का शक्तिशाली था, उसके पास कोई शक्ति बची ही नहीं थी। अब सारे जितना भी फैसला लेना था अब ब्रिटेन की संसद लेती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है? अफ्रीका में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो पहला संथाली कौन था फ्रेंड जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो वो था तिलका मांझी। तिलका मांझी। ये विद्रोह किया था कब? 1784 में। ये पहला विद्रोह था जो सशस्त्र विद्रोह था, जो 1857 के विद्रोह से भी पहले हुआ था। ये सबसे पहला विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों पर हथियार उठाया था तिलका मांझी ने। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1771 ईस्वी में। और इससे कौन संबंधित था नेता इसका? रानी शिरोमणि। रानी शिरोमणि। ये मेदिनीपुर से ये शुरू हुआ था, मिदनापुर से ये शुरू हुआ था विद्रोह फ्रेंड्स 1771 ईस्वी में। और बाद में जाकर यह विद्रोह भूमिज विद्रोह में मिल जाता है, उसके साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो वो था गुंडाधुर। बक्सर आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो गुंडाधुर। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831-32 में हुआ था। इसके नेता थे बुद्धू भगत। इसके नेता थे बुद्धू भगत। ठीक है, और हुआ था 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था कोल विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन कोल विद्रोह से में शामिल हुआ था? कोल विद्रोह में तो वहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, बुद्धू भगत। इन सबको भी देख लेते हैं फ्रेंड। ये तो पढ़े हम लोग अभी ऊपर में, चुआर विद्रोह से यह रिलेटेड है। चूड़ामन राय ये है चेरो का विद्रोह हुआ था, उससे रिलेटेड है। और भैरव ये है संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ये 4 भाई थे, उसी में ये है भैरव, संथाल विद्रोह से रिलेटेड है। ये चेरो विद्रोह से संबंधित है फ्रेंड चूड़ामन राय। और रानी शिरोमणि चुआर विद्रोह से रिलेटेड है। अब बुद्धू भगत कोल विद्रोह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का सबसे ज़्यादा कौन चावल उत्पादन करता है इनमें से? तो चीन। चीन है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पे भारत। दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, इसका आंसर हो गया चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो ऑयल सीड कितना परसेंट है? तो ये है 12%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन नहीं है फ्रेंड, इसमें देखते हैं। चावल। चावल तो खरीफ फसल है। पहले जान लेते हैं कि फसल 3 प्रकार का होता है। एक होता है खरीफ, एक खरीफ होता है, दूसरा रबी और तीसरा होता है जायद। तो खरीफ फसल उगाई जाती है फ्रेंड कब? से ये उगाया जाता है, आपका बोया जाता है जुलाई अगस्त के महीने में, मानसून जब शुरू होता है। ठीक है, इसमें देखिए धान। धान कब उगाया जाएगा? जुलाई अगस्त के महीने में ये होता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है इसको। रबी फसल होता है सर्दी के मौसम में, जैसे गेहूँ, चना, ये सब क्या है सर्दी में होता है। इसे सितंबर अक्टूबर नवंबर में से बोया जाता है और मई जून के महीने में से काट लेते हैं। मई जून में काट लिया जाता है इसको। और जायद फसल है फ्रेंड, जब न अधिक ठंडा रहता और न गर्मी, बीच में जब शरद ऋतु रहती है, बसंत का मौसम रहता है, उस वक्त जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब तरबूज ये सब फसल उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जायद फसल बोलते हैं। तो खरीफ यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। चावल, गेहूँ, चना और मटर। तो ये सब तो रबी फसल का उदाहरण है, ये सब तो ठंड में होता है, ये रबी फसल का है। चावल ये खरीफ फसल का है। लगता है कि ये नहीं होगा। कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण होगा? तो चावल। आंसर तब सही होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है फ्रेंड्स, जहाँ एक बड़े क्षेत्र में, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। जहाँ पे एक ही प्रकार, एक से बड़े से बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो वो कौन सा कृषि कहलाएगा? तो कहलाएगा वृक्षारोपण कृषि। ठीक है, और इन सब कृषि के बारे में भी जान लेते हैं। गहन कृषि। गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब जहाँ मतलब जनसंख्या बहुत अधिक रहता है, जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, वहाँ पे एक बड़े क्षेत्र में जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। अत्यधिक उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, अधिक सिंचाई उसमें होता है और अत्यधिक उत्पादन होता है, जहाँ इसलिए वहाँ पे गहन कृषि करना पड़ता है। अब बागानी कृषि क्या होता है? बागानी कृषि में फल फूल सब्जी, मतलब वो हो गया व्यावसायिक टाइप का फसल हो गया, जिससे कि हम क्या कर सके? आर्थिक अपने बाजार में उसको बेचकर उससे पैसा हम कमा सके, उस तरह का ये फसल होता है, जिसमें आएगा चाय, कॉफ़ी, रबड़, सब क्या है? बागानी फसल है, इसको रोपण फसल भी कर सकते हैं।
इसको एक क्या होता है, बाजार में बेच सकते हैं। और स्थानांतरित कृषि हो गया फ्रेंड कि जब हम क्या करते हैं, किसी ज़मीन के टुकड़े को अच्छे से साफ़ करते हैं, उसे जलाकर उसे साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके जब उसमें एक छोटे से परिवार अपना भरण पोषण के लिए उसमें अनाज उगाता है, और अनाज जब हो जाता है उसके बाद जब उसकी उर्वरता, उस मिट्टी की उर्वरता जो ख़त्म हो जाती है, उपजाऊपन ख़त्म हो जाती है, तो उसे छोड़कर, उस भूमि को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये हो गया स्थानांतरित, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या हो गया, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड, इसका हो गया ऑप्शन बी। हम लोग समझ गए, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फाइबर फसल है, तो फाइबर फसल है जूट। अगला को ये देखिए, रबड़ ये कौन सा फसल हो गया, बागानी फसल हो गया। कॉफ़ी ये सब बागानी है, रोपण फसल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो लीग ऑफ नेशन की जब स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो कौन सा काम करने में असमर्थ था, जो उसके अंतर्गत नहीं आता था। तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने उसे पंगु बना दिया। मतलब वह आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता था, उसके पास वह शक्ति नहीं थी, इसके कारण वह कमज़ोर हो गया था, मतलब कमज़ोर माना गया। और लीग ऑफ नेशन आगे चला भी नहीं, कुछ ही दिन में वो बंद भी हो गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था, यूएनओ के स्थापना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरैली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो सिंगरैली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2001 में। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेट में ऐसा ही आया है दोबारा फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने आधिकारिक भाषा है। मतलब यूएनओ का लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं बताना है आपको। ये है 6 भाषा है। ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। इसको देखिए, ऐसे हम याद करके रख सकते हैं, A B C F R S। ए से हो गया अरेबिक, हो गया। बी से ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन क्या बोलेगा, इंग्लिश। ठीक है। सी से चाइनीज, CHI, चाइनीज हो गया। आर से रसियन, और एस से स्पेनिश। इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं। 6 भाषा आधिकारिक भाषा है, अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज और एक फ्रेंच है, F से फ्रेंच भी है फ्रेंड्स। अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश, ये क्या टोटल 6 भाषाएं हैं जो यूएनओ के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र हैं। चार्टर सदस्य कितने हैं, तो 42। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। उसको राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो यूएनओ ने इसका कैसे समाधान किया फ्रेंड? तो उसका जो सिलेसिया, ऊपरी सिलेसिया था, जर्मन और पोल्स दोनों को क्या किया? उसके क्षेत्र को विभाजित कर दिया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलट कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 1919 ईस्वी में। इसे काला कानून भी कहा गया है। ठीक है, इसी कानून रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था फ्रेंड, पंजाब के अमृतसर शहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC यानी कि आईटूक इसकी स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स कब प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया था 1848 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था ये? तो ये किया गया था 1863 में कोलकाता में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय है फ्रेंड काठमांडू में, नेपाल का काठमांडू। और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर बन गया काठमांडू। इसमें कुल 8 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? प्रिंटिंग फर्स्ट अपीयर कहाँ पे हुआ था? टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग फर्स्ट अपीयर विच कंट्री? तो ये सबसे पहले हुआ था शुरू मुद्रण की तकनीक चीन, जापान और कोरिया में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? तो भारत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं फ्रेंड कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा लाख में? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32.8 लाख। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा अलग करती है फ्रेंड चीन को। चीन और भारत के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के साथ है डुरंड रेखा। और चीन के साथ है मैकमोहन, जो हमने देख लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? एक नर्मदा निकलती है, एक तापी निकलती है, तापी नहीं, नर्मदा और सोन।
नर्मदा सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। नर्मदा, तापी, सोन और जोहिला। तो ये सब नदियाँ निकलती है फ्रेंड अमरकंटक से। ठीक है, तापी निकलती है आपका, ये निकलती है आपका बैतूल जिला से निकलती है, बैतूल से निकलती है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ये अमरकंटक से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? ये किया गया था अरबों के द्वारा। अरबों ने मानसून शब्द दिया था। और सुनामी शब्द आया था फ्रेंड, ये हुआ था जापानी शब्द है ये। मानसून अरबों के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, अगला है, ये हो गया था 35 नंबर। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो माउंटेन फॉरेस्ट कौन सा है? अर्जुन, चंदन, शीशम, ये सब पर्णपाती वन है फ्रेंड। चेस्टनट, ये क्या है? पर्वतीय वन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज डची ग्राम लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो डची ग्राम कहाँ पे है? और डची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह क्या है? तो ये क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है या आरक्षित वन क्षेत्र है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंज्यूमर इंडस्ट्री? तो कौन सा है इसमें से कंज्यूमर इंडस्ट्री? चीनी उद्योग। इसको लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसका उत्पादन करते हैं, उसका कंज्यूम करते हैं। ये सब तो फ्रेंड आता है लो इस्पात कारखाना, ये सब बनाने के लिए फैक्ट्री में ये सब का उपयोग किया जाता है। उपभोग करना मतलब खाना, किसी चीज़ को खाना। ठीक है, तो चीनी उद्योग क्या हो गया? कंज्यूमर इंडस्ट्री है। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1921 को। इस वर्ष में क्या हुआ था कि जनसंख्या अचानक से घट गई थी, जिसके कारण क्या हो गया? विभाजन रेखा बन गया था, इसलिए 1921 को क्या माना जाता है? विभाजक वर्ष माना जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेघना इसको तब बोलते हैं फ्रेंड, ये बोलते हैं बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो उसको मेघना बोलते हैं। और जब ये बांग्लादेश में केवल ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो भूटान का कितना प्रतिशत वन से घिरा हुआ है? तो ये है 70%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भूटान की अर्थव्यवस्था है पर्यटन पर, ऑप्शन सी।
अगला देख लेते हैं फ्रेंड, SSQ निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? ये फसल का नाम है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ये वाणिज्यिक फसल है। कमर्शियल क्रॉप, सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए क्या सही प्रतिनिधि भिन्न है? तो ये RF स्केल में बताया जाता है मैप में फ्रेंड, ये स्केल है RF स्केल, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे कितना हो जाता है? 1 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर को ना दिखाना है तो 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 1 लाख सेंटीमीटर, तभी क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर होगा ये। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, 1:1 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। इसको फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसमें हम पहाड़ देख सकते हैं, पठार देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, ये सब हो गया फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप होगा फ्रेंड, जब अलग अलग राज्य को हम लोग देखते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल, 28 राज्यों को जब हम देखते हैं तो वो क्या हो गया? राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। और ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अगर विकास की स्थिति में देखा जाए तो संभावित है, विकसित भी है और रिजर्व भी है। उपयुक्त में से एक से सभी हो जाएंगे फ्रेंड, इसका आंसर सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खनिज और क्या जमा में समृद्ध है, किस चीज़ के लिए फेमस है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब है कोयला के लिए। झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो स्टील प्लांट है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कोयला के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम का डिगबोई। ये सबसे पहला तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो वहाँ पे किया जाता है मैग्नीज का होता है, कॉपर भी होता है, लेकिन इसका आंसर इसमें है फ्रेंड ऑप्शन ए। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश का है बालाघाट। मैग्नीज और कॉपर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन, ये केवल भारत में ही मिलता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, फिर मैं कल नेक्स्ट लेकर आऊँगी इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन को। कल हम दूसरा सेट भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का दूसरा सेट ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।